पंचभाग सक्रिय होते हैं और उसके अंतर्गत जिन स्वरों का निर्माण होता है वह उसका जो स्वरूप होता है, जैसे ई, ई, ए, ऐ, ई, ई, ए, ऐ। इसको बोलते समय अपने जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। आप बोल के देखिए, उसी प्रकार अब बोलिए अब बोलते हैं क्या होगा, जीव का मध्य भाग पर एक जोर पड़ेगा तो वो जो है उसका मध्य भाग कहलाता है। उसी प्रकार साथियों हम देखते हैं कि जीव का अंतिम भाग सक्रिय होता है पश्चिम भाग से। बोलो ओ, बोलिए उ, अब इस प्रकार को बोलते समय हमारे जीव का अंतिम भाग जो है वो सक्रिय रहता है। साथियों अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार अपनी जीव जो उठाती है, जीव के उठने के आधार पर, जीव के उठने के आधार पर अपने इन स्वरों के भेद होते हैं। जैसे आप देखें कि कई बार इनके भी 4 भेद हैं, स्वर, विवृत, अर्धसंवृत और विवृत, अर्धविवृत। अब अर्थात संवृत का अर्थ है कि मुंह कम खुला हुआ। कहने का तात्पर्य है जिस वर्ण को बोलते समय अपना मुंह कम खुलता है उन्हें कहते हैं संवृत स्वर। जैसे ई, ई, जैसे ई, ई, उ, उ। इस प्रकार के जो वर्ण हैं वह संवृत वर्ण कहलाते हैं। अब इसी का ही विपरीत है, वो है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत के अंदर क्या होता है कि इसमें मुख खुला हुआ और इसके अंदर जो होता है कि उस मुख जो है संवृत से थोड़ा अधिक खुला हुआ, संवृत से थोड़ा अधिक खुला हुआ। जैसे ए, ओ, इसमें मुख का भाग है वो थोड़ा अधिक खुलता है। अब बात आता है विवृत। विवृत का अर्थ है और अधिक खुला हुआ, इसमें कम खुला हुआ, संवृत का मतलब है कम खुला हुआ और इसका है विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ। जैसे आप बोलते हैं आप बोलते ही आपका मुंह पूरा खुल जाता है, तो अधिक खुला हुआ भाग है वो विवृत में आता है। अधिक विवृत में कि अधिक से थोड़ा कम खुला हुआ, विवृत से थोड़ा कम खुला हुआ और संवृत से थोड़ा अधिक खुला हुआ जो भाग होता है वो अर्धविवृत कहलाता है। इसके अंदर जुड़ते हैं आई और औ। इस प्रकार के जो वर्ण है वो जीव के उठने के आधार पर जो है स्वरों के भेद है। अब है अगला अपना स्वरों के भेद भी पढ़ रहे हैं अपन, स्वरों के भेद के बारे में जानकारी ले रहे हैं साथियों। हम आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार स्वरों के अंदर ओष्ठाकृति, ओष्ठ का मतलब होठ, ओष्ठाकृति, ओष्ठ की आकृति के आधार पर भी स्वरों के भेद किए जाते हैं। अब आपको ओष्ठाकृति के अंदर वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब गोल, वृत्तमुखी। कई बार किसी स्वर को बोलने पर हमारे मुख के होठों का आकार जब गोल हो जाता है तो उसे कहते हैं वृत्तमुखी। अब कोई स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय अपने होठों का आकार गोल न होकर अन्य किसी रूप में होता है तो उसको कहते हैं अवृत्तमुखी। जिनको बोलते समय अपने होठों का आकार गोल नहीं होकर अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है उनको अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आप बोलो उ, ओ, इनको बोलते समय अपने होठों का आकार गोल हो जाता है। अब आप जिन स्वरों को बोलते समय होठों का आकार गोल नहीं होता है उनको कहते हैं अवृत्तमुखी। जैसे अ, आ, ई,
स्वर है वो अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं। साथियों, हम अगला जो अपना विषय है वो है उच्चारण के आधार पर स्वर के भी। कहने का तात्पर्य है कि किसी स्वर को बोलने में एक समय की जरूरत पड़ती है, एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। किसी स्वर के उच्चारण में दो मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जब एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है तो उनको लघु स्वर कहते हैं। जब दो मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसमें दो से अधिक मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर के बारे में विस्तार से वर्णन जो है अपने संस्कृत साहित्य में मिलता है। तो साथियों, हम बताते हैं ह्रस्वर, लघु स्वर, जिनको बोलने में मात्राओं का समय यानी कि उच्चारण का समय अर्थात जिस वर्ण को बोलने में उच्चारण का एक मात्रा जितना समय लगता है अर्थात कम समय लगता है उसको लघु स्वर कहते हैं। जिसके अंदर अ, ई, उ और री इस प्रकार के वर्ण हैं जिनको बोलते समय उच्चारण का स्थान कम होता है। दूसरा है इसका ही लघु का दीर्घ स्वर जिनको बोलने में मात्रा उच्चारण समय एक से अधिक लगता है वहां होता है दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी, उ, ए, आई, ओ, आओ और अ। इनको बोलते समय उच्चारण की आवश्यकता अधिक पड़ती है तो ऐसे वर्णों को कहते हैं दीर्घ स्वर। अब आते हैं अपन प्लुत स्वर। प्लुत यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में उच्चारण की आवश्यकता इन दो से अधिक पड़ती है। जैसे अपन संस्कृत में मंत्र बोलते हैं ओम। अब देखिए इसमें ओ बोलते हैं ओ, उसके बाद में इसमें 3 उच्चारण मात्राओं का समय लगा और फिर बाद में ये म बना। या इसको ऐसे लिख देते हैं कि इसके अंदर ओ और उसके बाद में ये, इसका मतलब है 2 स्वरों का स्थान। इसको जो है जोड़ने का है एक, इसको जोड़ने का है गुरु 2 और इसके अंदर 2 तो यही है और फिर ये 2 अर्थात प्लुत हो गया और फिर बाद में म। इस प्रकार लिखा जाता है। 3 स्वरों को कहते हैं प्लुत स्वर। अब जो मैंने पहले बताया था अयोग्वा, अयोग्वा वो क्या होते हैं कि अयोग्वा, अंग्वा, अ ये वे स्वर होते हैं जिनका खुद का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है, जबकि ये व्यंजनों की भांति इससे न तो कोई वर्ण की शुरुआत होती है और ये ऐसे स्वर है जिनसे मतलब इनसे स्वर तो बनता है लेकिन इसका मूल अर्थ नहीं होता है। वो जो कहलाते हैं वो इसके अंदर अयोग्वा कहलाते हैं। यानी कि न तो ये स्वरों में योग देते हैं न ये पूर्ण रूप से व्यंजनों में योग देते हैं, अर्थात दोनों से दूर रहते हैं, लेकिन ये स्वरों का स्थान ग्रहण किए हुए हैं इसलिए इनको अयोग्वा स्वर कहते हैं। अब सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जब हम कोचिंग क्लास के लिए बड़े बड़े शहरों में इन स्वर की, इन हिंदी की हम कोचिंग के लिए लेने के लिए जाते हैं, जब अपन कंपटीशन में जाते हैं तो इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल पूछते हैं जो हमें नहीं आते हैं और ऐसी परिस्थिति के अंदर हम उस मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, हम कई चीजें ऐसी होती है छोटी जरूर है, माना कि आपने ये स्वर बचपन में पहली क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, लेकिन जिसका विस्तृत रूप, विस्तारित रूप नहीं पढ़ेंगे तो ना तो आप संधि सही कर पाएंगे, ना आप उपसर्ग प्रत्यय सही कर पाएंगे और समाज में भी आपकी समस्या आएगी। इस प्रकार आप देखते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत जब होती है वो सीढ़ियां ही हमें नहीं पता होगी तो साथियों हम कतई आगे नहीं बढ़ सकते। हम इस प्रकार जो है उस भाषा में हम जो है महारत हासिल नहीं कर सकते, उस विषय की जो है गूढ़ रहस्यों को हम नहीं जान सकते। तो साथियों, हम बात करते हैं कि स्वरों के अंतर्गत उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान
तात्पर्य है जब हवा मुख विवर से निकलते हुए बाहर की ओर आती है तो सबसे पहले जिस स्थान को वो स्पर्श करती है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वैसे मुख्य उच्चारण स्थान है 5, मुख्य उच्चारण स्थान है 5। कौन कौन से? कंठ से बोले जाने वाला कंठ की तालु, तालु यानी कि जीभ के अंदर का भाग, तालु से बोले जाने वाला तालव्य, मूर्धा से बोला जाने वाला मूर्धन्य, मूर्धा, फिर दंतीय और फिर ओष्ठी। यह है मुख्य उच्चारण स्थान। अब कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है? अ और आ। अब बोल के देखिए, अ आ, कौन सा स्थान सक्रिय हुआ? अपना कंठ सक्रिय हुआ। तो साथियों अ और आ एक कंठीय स्वर है। इसी प्रकार तालु, तालु कहते हैं जीभ दांत आगे वाले दांतों के जस्ट पीछे का जो भाग है वो तालु कहलाता है और वह स्थान है वह ई और ई यानी कि ई और ई। इसका उच्चारण स्थान अपने दांत के जस्ट पीछे की ओर जीभ टच करती है, ई यानी कि वहां जोड़ लगता है, इसलिए यह तालु है। मूर्धा, मूर्धा कहते हैं ऊपर के दांतों के पीछे का कठोर भाग तालव्य मूर्धा कहलाता है, जहां से ट बोला जाता है, ट वहीं से वी बोला जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान वी है। कौन सा है? वी है। अब साथियों जब अपने दोनों होठ सिलते हैं या दोनों होठ स्पर्श करते हैं या दोनों होठ नजदीक आते हैं, जिस स्वर का निर्माण होता है वह जो है ओष्ठ्य कहलाता है और ओष्ठ्य के अंतर्गत आता है ऊ और ऊ, ऊ और ऊ। इसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कंठ और तालु से जुड़कर बनते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कंठ और तालु के सहयोग से मिलकर बनते हैं, यानी कि कंठ के अंतर्गत अ और तालु के अंतर्गत ई। तो अ ई से बना ए, क्या बना? ए और आई। ये जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। उसी प्रकार कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ कहते हैं इसको, कंठ और ओष्ठ इन दोनों के सहयोग से जो वर्ण बनते हैं वह कंठोष्ठ कहलाते हैं। जिस प्रकार अ और उ से मिलकर ओ बनता है और अ और ओ से मिलकर औ बनता है, इस प्रकार का जो वर्ण है ये कंठोष्ठ कहलाता है। इनको कंठ कंठोष्ठ कहते हैं। अब साथियों कि अब सवाल बनता है कि ये सारे हो गए, अब स्वरों के अंदर है उच्चारण स्थान। पहले था उच्चारण समय के आधार पर, इसमें सॉरी क्षमा करें उस समय मैंने उच्चारण स्थान लिख दिया, उच्चारण समय था। अब आता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। प्रत्येक स्वर का अपने उच्चारण का स्थान अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार भी स्वरों के भेद होते हैं। पहला है अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात नाक के अनुसार ऐसे वर्ण जो नाक की हवा के संयोग से बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। हाँ, जैसे चंद्रबिंदु वाले, जैसे चांद, इस प्रकार के वर्ण है, इसको बोलने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्रबिंदु का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, इसलिए ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। निम्नुनासिक वर्ण वे वर्ण जो जिनको बोलते समय हवा मुख से निकल जाती है उनको कहते हैं निम्नुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? निम्नुनासिक वर्ण। अर्थात वे वर्ण जो नाक की हवा के सहयोग से नहीं बोले जाते उनको निम्नुनासिक वर्ण कहते हैं। अब साथियों अनुस्वार। हाँ, अनुस्वार का मतलब है जिन वर्णों को बोलने के लिए जो है नाक की सांस की आवश्यकता होती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं और उसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार का रहता है। अब आता है नासिक के ध्वनियां। नासिक, नासिक का मतलब होता है नाक। वे ध्वनियां जिनको बोलते समय अपना नाक जो है वह एक्टिव रहता है। पंचम अक्षर जितने भी, जैसे क का पंचम अक्षर
ड़, च का ज, ट का ण। इसी प्रकार जो पंचम अक्षर है वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। और इस प्रकार हमने जो स्वर का जो संपूर्ण भेद था, संपूर्ण था, वो हमने इस के माध्यम से आप लोगों को सिखाया है। और आगे इसके आगे हम व्यंजनों का स्वरूप, व्यंजनों का भेद, उसके बाद में इस के अंदर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारिक और इसके अलावा मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, इस प्रकार के समस्त जो है एक एक करते हुए, एक एक विषय को लेते हुए हम आपके सामने मुखातिब होंगे। तो इसी प्रकार धन्यवाद, जय हिंद।